नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण की पुस्तक, वासुदेव नंदन जी की पुस्तक है हिंदी व्याकरण की। तो हम इसी से हिंदिनी वर्तनी को आज की इस कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी वर्तनी, जो कि शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, इसके अतिरिक्त हिंदी वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। तो इस दृष्टि से कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सिलेबस के आधार पर आज की कक्षा मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी वर्तनी पर। तो देखेंगे कि जो हिंदी वर्तनी है उसके महत्वपूर्ण नियम क्या क्या है, और इसी वीडियो के अंतर्गत हम शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के शब्दों को, वर्तनी को, इन सभी को हम इस कक्षा के अंतर्गत पूरा देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है वर्तनी से संबंधित। तो चलेंगे, देखेंगे कि लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, यानी कि वर्तनी या अक्षरी। वर्तनी को हम अक्षरी भी कहते हैं। और है क्या, तो ये लिखने की एक प्रकार की रीति है। तो लिखने की जो रीति है उसी को हम कहते हैं वर्तनी, या फिर क्या कहेंगे, अक्षरी। यह हिज्जे, यानी कि अंग्रेजी में इसको स्पेलिंग भी कहते हैं, तो यह हिज्जे भी कहलाती है, यानी कि वर्तनी कहिए, अक्षरी कहिए या फिर हिज्जा कहिए। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। अब देखिए, कोई भी भाषा है, उस भाषा की समस्त जो ध्वनियाँ हैं उसको सही ढंग से उच्चारण उसका किया जाए, और इसी सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता को एक प्रकार से स्थिर किया गया। क्यों? ताकि उन सब में क्या बनी रही, एक रूपता बनी रहे। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, यानी कि जिस किसी भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अन्य भाषा की ध्वनियों को भी ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी। जैसा हम हमेशा हिंदी के लिए भी जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी शब्द, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंच भाषा के शब्द, बहुत सारे ग्रीक भाषा के शब्द, फारसी के, अरबी के शब्दों को हिंदी में क्या किया गया है, समाहित किया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि जिस भी भाषा में वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को भी ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, वह भाषा उतनी ही, और उसकी वर्तनी उतनी अधिक क्या समझी जाएगी, समर्थ समझी जाएगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। अब देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति ने, यानी कि भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय की जो वर्तनी समिति है, उसने 1962 में जो उपयोगी और सर्वमान्य निर्णय किए हैं वो निम्नलिखित है, जिसमें हम वर्तनी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को इसी वर्तनी समिति के द्वारा बताए गए, निर्णय किए गए कुछ नियमों को देखेंगे। जैसे सबसे पहला जो नियम है कि हिंदी के विभक्ति चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह जो है हिंदी के सर्वनाम को छोड़ से सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाए। जैसे हम देख सकते हैं, राम ने कहा, यानी कि ने क्या है, विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, तो कहते हैं कि हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़ से सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं। यानी कि जो वर्तनी है वो क्या, वर्तनी में ये जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या किए जाएंगे, अलग से लिखे जाएंगे। उसी प्रकार स्त्री को, ठीक है, सर्वनाम में जैसे उसने, मुझ में, हम में, तुमसे, किस पर, आपको, ठीक है, इसमें जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम में विभक्ति जो है एक साथ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कर्ता ने होता है ना, तो उसने को एक साथ लिखा गया। तो पहला जो नियम है वो क्या है कि हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़ से सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएंगे। यानी कि विभक्ति के जो सारे चिन्ह हैं वो केवल सर्वनाम को छोड़ करके सबके साथ में नहीं लिखे जाएंगे, अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए राम ने कहा, यह ने अलग है, चूंकि ये सर्वनाम नहीं है, केवल सर्वनाम को छोड़ करके। जैसे उसने, उसने क्या है, सर्वनाम है, उसने, यहाँ पे ने जो है वो विभक्ति है जो उसके साथ जोड़ दी गई है। तो यहाँ पे विभक्ति को सर्वनाम के साथ जोड़ दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि विभक्ति जो चिन्ह है हिंदी के केवल सर्वनामों को छोड़ करके, यानी कि सर्वनामों में एक साथ लिखे जाएंगे और बाकी सब में विभक्ति चिन्ह अलग से लगाए जाएंगे, उसको एक साथ नहीं मिलाया जाएगा।
दूसरा है अपवाद, इसमें कुछ एक शामिल है, जैसे कि यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहला सर्वनाम से मिला हुआ हो और दूसरा अलग लिखा जाए। अब सर्वनाम में दो एक साथ विभक्ति चिन्ह भी आ सकते हैं, जैसे कि उसके लिए, यहाँ पे के और लिए दो एक साथ आ गया है, तो पहले वाला जो कहा जा रहा है वो सर्वनाम के साथ मिला हुआ आएगा और दूसरा वाला क्या होगा, अलग लिखा जाएगा। उसी प्रकार इनमें से, यहाँ पे भी वही बात है। आगे हम देखेंगे कि दूसरा अपवाद क्या है कि सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही, तक आदि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जाएगी, जैसे आप ही के लिए। ये जो अव्यय है, अव्यय क्या होता है कि जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक काल वगैरह के कारण कोई बदलाव नहीं होता है, उसे ही कहते हैं हम अव्यय शब्द। ठीक है, तो कहते हैं कि सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही, तक आदि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जाएगी। जैसे कि अगर आप के बाद ही आ जाए तो के लिए ये सब बाद में लिखा जाएगा, यानी कि आपके ही लिए नहीं लिखा जाएगा बल्कि लिखा जाएगा आप ही के लिए। तो इस प्रकार शुद्ध अशुद्ध शब्द आपको परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जब इस प्रकार से ही और तक अव्यय शब्द आते हैं तो यहाँ पे आपके ही नहीं होगा बल्कि होगा आप ही के लिए, यानी कि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग से लिखी जाएगी। उसी प्रकार मुझ तक को, यानी कि को जो है वो बाद में चला जाएगा और तक बीच में आ जाएगा, यानी कि दूसरा जो नियम है उसके अनुसार ही और तक आपको याद रखना है। अगर ही और तक सर्वनाम के बाद आया तो पहले ही या तक होगा, उसके बाद जो विभक्ति चिन्ह है वो लिखी जाएगी। अगला दूसरा जो नियम है वो देखेंगे कि संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाएं, जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, यानी कि संयुक्त जो क्रिया है उसमें सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाएंगी, जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है। यहाँ पे जो पढ़ा करता है संयुक्त क्रिया जो है, संयुक्त क्रिया में सभी अंगभूत क्रियाएं जो है वो अलग से लिखी जाएंगी। उसी प्रकार तीसरा नियम है तक साथ आदि अव्यय अलग लिखे जाए, जैसे आपके साथ, यहाँ तक, यहाँ पे तक और साथ जो है वो आदि अव्यय है जो कि अलग लिखे जाएंगे, यानी कि आपके साथ, साथ जो है वो अलग से लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ तक, तक जो है वो अलग से लिखा गया। अगला चौथा नियम है पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, यानी कि ये जो पूर्वकालिक प्रत्यय है कर वो क्रिया से मिलाकर लिखा जाएगा, जैसे कि मिलाकर, रोकर, रोकर को अलग अलग नहीं लिखा जाएगा कि रो आपने अलग लिख दिया और फिर कर अलग से, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये एक साथ होगा। यानी कि जो पूर्वकालिक प्रत्यय यानी कि कर जो है वो क्रिया से मिलकर लिखा जाएगा, आपको ये ध्यान रखना, चाहे वो सोकर लिखे, रोकर लिखे, ठीक है, मिलाकर, तो ये सब एक साथ लिखा जाएगा कर वाले शब्द। वहीं अगला जो पांचवा नियम है द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन, जिसको हम योजक चिन्ह भी कहते हैं, लगाया जाए, जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण के बीच क्या लगा, योजक चिन्ह लगा, क्योंकि द्वंद्व समास है। वहीं शिव पार्वती, इसके बीच भी हमें योजक चिन्ह लगाने होंगे, ठीक है। ये सभी वर्तनी से संबंधित नियम है। अगला जो छठा नियम है उसमें कहा जा रहा है कि सा, जैसा आदि सारूप्य वाचकों के पूर्व हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि सा या फिर जैसा, ये सभी अगर आपको देखा जाए शब्द मिले तो आपको हाइफन का यानी योजक चिन्हों का प्रयोग करना होगा। जैसे तुम सा, तो तुम सा के बीच में हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। उसी प्रकार राम जैसा, राम जैसा के बीच में भी, वहीं चाकू से, ठीक है, चाकू से तीखे, तो चाकू से के बीच में भी हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दो शब्द ऐसे आए थे जिसके बारे में मुझे थोड़ा आपको समझाना ज़रूरी है। जहाँ एक था अव्यय शब्द, है ना, यहाँ पे जो हम दूसरे नंबर अपवाद वाले में देखते हैं अव्यय, ठीक है, और एक शब्द है निपात। तो ये क्या है, तो जैसे अव्यय होता है कि जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक काल वगैरह के कारण कोई बदलाव नहीं होता है, उन शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। यानी कि चाहे लिंग उसका स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, वचन एक वचन हो, दो वचन हो, कुछ भी हो, ठीक है, पुरुष कोई भी हो, कारक कोई भी हो, काल कैसा भी हो वगैरह जो भी हो, लेकिन इन शब्दों में बदलाव नहीं होगा, तो ऐसे शब्द होते हैं अव्यय शब्द। वहीं देखिए निपात अव्यय क्या होता है, तो अव्यय शब्दों में से जिनका इस्तेमाल किसी दूसरे शब्दों के बाद लगाकर
उसके अर्थ पर जोर देने के लिए किया जाता है उसको हम कहते हैं निपात अव्यय। ठीक है, तो निपात अव्यय क्या है कि ऐसे अव्यय शब्दों में से जिनका इस्तेमाल किसी दूसरे शब्द के बाद लगाकर, यानी कि किसी दूसरे शब्द के बाद ऐसे शब्दों को लगा करके अव्यय शब्दों में से ही कोई शब्द होगा उसको दूसरे शब्द के बाद लगा दिया जाएगा। किस लिए लगाया जाएगा? उसके अर्थ पर जोर देने के लिए लगाया जाएगा। ऐसे शब्दों को हम कहेंगे निपात अव्यय। ठीक है, तो ये दो ऐसे टर्म थे जो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो आपको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। तो अव्यय क्या है और निपात अव्यय क्या है आप समझ गए। चलेंगे आगे हम देखेंगे तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं की जाए। जैसे भूतत्व, यहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, भू तत्व यहाँ पे एक साथ इसको इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि अगर भूतत्व लिखा जाए एक साथ यानी हाइफन नहीं लिखा जाए तो भूतत्व का अर्थ कुछ दूसरा हो जाएगा, एक भ्रम की स्थिति यहाँ पे पैदा हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे भूतत्व। अगला 8वां नंबर जो नियम है वो है कि अब प्रश्न उठता है कि ये और ए का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि कहाँ ये का प्रयोग करें और कहाँ ए का। तो देखिए, यह प्रश्न ना केवल विद्यार्थियों को बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम में डालता है। जहाँ तक उच्चारण का प्रश्न है, दोनों के उच्चारण भेद इस प्रकार है, देख सकते हैं हम। ये के लिए य हलंत जोड़ ए। ठीक है, श्रुति रूप तालव्य अर्धस्वर यानी कि अंतस्थ, य लव में यह जो क्या है वो अंतस्थ है, जोड़ ए। ठीक है, ए बराबर अग्र अर्ध संवृत दीर्घ स्वर। कहने का मतलब है कि अब ये जो इसका हम बताया जा रहा है कि यह जो है वो क्या है अंतस्थ है और जो ए है वो अग्र अर्ध संवृत दीर्घ स्वर है। कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि ए क्या है और यह क्या है। तो यह है अंतस्थ व्यंजन और ए है अग्र अर्ध संवृत दीर्घ स्वर। अब देखिए, ये और ए का प्रयोग अव्यय, क्रिया तथा शब्दों के बहुवचन बनाने में होता है। यानी कि जब अव्यय का प्रयोग होता है, अव्यय के शब्द होते हैं, तब होता है ये और ए का प्रयोग क्रिया तथा शब्दों के बहुवचन बनाने में। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकाल रूपों में होते हैं। ठीक है, लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं। अब ये जो है उसका प्रयोग क्रियाओं के भूतकाल रूपों में होता है। किसमें होता है? भूतकालिक रूपों में होता है। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं, जैसे आई को आई, आए को आए, गई को गई, गए को गए, हुआ को हुए या फिर हुए इत्यादि भी लिखते हैं। यानी एक ही क्रिया की दो अक्षरी आज भी चल रही है। इस संबंध में कुछ आवश्यक नियम बनने चाहिए। कुछ नियम इस प्रकार स्थिर भी किए गए हैं। अब इन सभी नियमों को देखेंगे ये और ए के संदर्भ में। वैसे तो आपने देखा कि ये का जो प्रयोग किया जाता है वो क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे पहला जो नियम स्थिर किया गया है उसको, जिसमें है कि जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है, यानी कि जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है उसके बहुवचन रूप ये और तदनुसार एक वचन स्त्रीलिंग में यी और बहुवचन में यी का प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए कि जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में तथा में या अंत में आता है, यानी कि अंत में या आए और भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन आए, उसके बहुवचन का रूप ये हो जाएगा। और उसी के अनुसार चूंकि बहुवचन में ये हो रहा है तो एक वचन स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? ये, और बहुवचन में ये हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं गया आया का स्त्रीलिंग में गई आई हो जाएगा। ठीक है, गई आई और होगा, गई और आई नहीं, यानी कि गया आया का स्त्रीलिंग में गई आई होगा, गई और आई नहीं होगा, यानी कि ये का प्रयोग किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में और या अंत में आए तो बहुवचन रूप में ये और एक वचन स्त्रीलिंग रूप में ये का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ बहुवचन में ये का प्रयोग किया जाएगा। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि बहुवचन का रूप ये और उसी के अनुसार जो है एक वचन स्त्रीलिंग में ये और बहुवचन में
यी का प्रयोग होगा। यानी गया आया का स्त्रीलिंग में गई आई होगा, गई और आई नहीं होगा। इसी प्रकार बहुवचन के रूप गए आए होंगे, गए आए नहीं होंगे, यानी कि ये का प्रयोग किया जाएगा भूतकाल के लिए। उसी प्रकार इसी रीति के से अन्य क्रियाओं के रूपों का निर्धारण करना चाहिए। यानी कि इन पूरी बातों का संदर्भ यही निकलता है कि जब भूतकालिक रूप हो और भूतकालिक क्रिया का रूप हो तो इस प्रकार से ये का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यह आएगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो ये ठीक है। इस प्रकार से शब्द के अंत में या आएगा, ये आएगी या फिर ये आएंगे। इस प्रकार से ही यहाँ पे काम किया जाएगा या फिर इस प्रकार से ही प्रयोग किया जाएगा। अब अगला जो है देखेंगे, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है। यहाँ पर तो या था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आ आता है, उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा और स्त्रीलिंग एक वचन में ई तथा बहुवचन में ई होगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने देखा भूतकालिक के साथ एक वचन में या आया अंत में, तो किस प्रकार से ये और य का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार एक वचन के अंत में अगर आ जाए, ठीक है, तो अ आने के कारण ए का प्रयोग होगा। एक वचन में ए होगा, स्त्रीलिंग एक वचन में ई होगा और बहुवचन में ई, यानी कि हुआ का स्त्रीलिंग एक वचन हुई और बहुवचन हुई होगा। और पुल्लिंग बहुवचन हुए होगा, हुए या हुए, हुई या हुए इत्यादि ये सब नहीं होगा। तो इस प्रकार ये सब बातें ध्यान में रखने वाली है कि जब या आएगा तो जाहिर सी बात है अंत में जब या आता है तो ये आदि का प्रयोग होगा और जब आ आएगा तो ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला हम देखेंगे जिसमें लिखा है कि दे ले पी कर, इन चार धातुओं को ये जो है इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार कर फिर दीर्घ करने पर और ईए प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रिया इस प्रकार से बनती है। जैसे हम देख लेंगे कि दे ले पी कर, इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार कर, यानी कि छोटी ई की मात्रा करने पर क्या होता है। जैसे कि दे जो है इसमें छोटी ई की मात्रा हो जाएगी तो दीजिए हो जाएगा, ले जो है उसमें छोटी ई की मात्रा हो जाएगी तो लीजिए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार पी जो है पीजिए हो जाएगा, कर जो है कीजिए हो जाएगा। ये चूँकि ई का प्रयोग किया जा रहा है तो दे का ई ये दीजिए हो जाएगा, ले का ये लीजिए हो जाएगा, पी का ई ए पीजिए हो जाएगा, कर का ई ए कीजिए हो जाएगा। यानी कि दे ले पी कर, इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार करके फिर दीर्घ करने पर और ईए प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं इस प्रकार से बन जाती है। यानी कि आपने अगर ईए प्रत्यय लगा दिया दे में, ठीक है, तो दे जोड़ हलंत में ज आ रहा है, सब में ध्यान रखिएगा। दे जोड़ हलंत में ज और ईए जहाँ आ गया तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यानी कि दीजिए लीजिए पीजिए और कीजिए, इस प्रकार से। अगला देखेंगे, अव्यय को पृथक रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे इसलिए, चाहिए, यानी कि जब भी हम अव्यय का प्रयोग करेंगे वहाँ पे ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पे भी अब इसलिए में ए देख सकते हैं, चाहिए में भी ए आएगा। यानी कि अव्यय को पृथक रखने के लिए हमेशा ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। संप्रदान विभक्ति के लिए भी ए का व्यवहार होना चाहिए। जैसे राम के लिए आम लाओ, यहाँ लिए में ए है, यानी संप्रदान विभक्ति में तो लिए के लिए ए आता ही है। उसी प्रकार अगला देखेंगे कि विशेषण शब्द का अंत जैसा हो वैसा ही ये या फिर ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे नया है तो बहुवचन में नए और स्त्रीलिंग में नई, ठीक है। जाता हुआ आदि है तो बहुवचन में जाते हुए और स्त्रीलिंग में जाती हुई होगा। यानी कि जब भी ये या फिर ए का प्रयोग करेंगे तो विशेषण के अंत में जैसा भी होगा उसी प्रकार से उसका स्त्रीलिंग और बहुवचन बनेगा। जैसे नया है तो या था तो ए हो गया, नए हो गया, स्त्रीलिंग में नई हो गया। उसी प्रकार जाता हुआ आदि है तो बहुवचन में जाते हुए और स्त्रीलिंग में जाती हुई हो गया। इन नियमों से निष्कर्ष निकलता है कि भूतकालिक क्रियाओं में ये का और अवयवों में ए का प्रयोग होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने के लिए कि भूतकालिक क्रियाओं में ये का प्रयोग होता है और अवयवों में ए का प्रयोग होता है। तो ये बात आप जरूर से ध्यान रखिएगा। विशेषण का रूप अंतिम वर्ण के अनुरूप ये या फिर ए
होना चाहिए। अच्छा यह होता कि दोनों के लिए कोई एक सामान्य नियम बनता। भारत सरकार की वर्तनी समिति ए के प्रयोग का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है? ए के प्रयोग का समर्थन करती है। आगे देखेंगे नियम नंबर 9 में कि संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत वाला रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है उनमें हलंत लगाने की कोशिश ना की जाए। यानी कि जिन शब्दों में हलंत का प्रयोग नहीं चलता, लुप्त हो चुका है, उसमें हलंत ना लगाया जाए। जैसे कि महान, विद्वान, जगत, ये शब्द जो है इस प्रकार से अब बिना हलंत के लिखे जा रहे, किंतु संधि या छंद समझाने की स्थिति हो तो इन्हें हलंत रूप में ही रखना होगा। जैसे जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक है, यानी कि महान जो है वो अब जो प्रचलन में है बिना हलंत के है, विद्वान भी बिना हलंत के, और जगत के त में भी बिना हलंत का प्रयोग किया जा रहा है और अभी इसी रूप में है, इसको इसी रूप में लिखा जाना चाहिए। लेकिन जब संधि विच्छेद किया जाएगा या छंद समझाने की स्थिति होगी तो इनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जगत में जगत के नीचे हलंत जोड़नाथ बराबर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। अगला नियम देखेंगे 10वां, जहां वर्गों के पंचमाक्षर के बाद, पंचमाक्षर यानी कि हर वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे अंग, इया, अण, न, ठीक है, तो ये सभी जो है क्या है? पंचमाक्षर है। म, ये सभी क्या है? पंचमाक्षर है। तो जहाँ वर्गों के पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण होगा वहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वंदना, यहाँ पे त थ द है ना, द, तो द क्या है? त थ द, उसी का क्या है? एक ही वर्ग के ये पंचमाक्षर में उसी का प्रयोग किया जाएगा जो एक ही वर्ग का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जब वंदना को आप तोड़ेंगे तो इसी वर्ग के का वर्ण इसमें शामिल है, चूँकि न भी द के वर्ग का ही शामिल है तो इसीलिए यहाँ पे अनुस्वार हो गया। उसी प्रकार नंद में भी न के पर बिंदी अनुस्वार इसलिए लगी है क्योंकि द जो है वो उसी वर्ग का है। उसी प्रकार नंदन में भी, उसी प्रकार अंत में भी त थ द ध न, उसी प्रकार गंगा में भी, ठीक है, तो यहाँ अंगा का उच्चारण है। उसी प्रकार संपादक, यहाँ म का उच्चारण है। तो इस प्रकार जो अनुस्वार है तब होता है जब उसी वर्ग का पंचमाक्षर, वहाँ पे पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई शेष 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण रहेगा तो वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे वंदना में अनुस्वार इसलिए आ गया क्योंकि उसी वर्ग का द है। यहाँ पे उसी वर्ग का देखिए द ये भी है, द ये भी है, त चूँकि त थ द ध न होता है ना, तो न जो है इसी वर्ग का है तो इसलिए यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग किया गया। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब भी पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का शेष में से 4 कोई भी एक वर्ग होगा तो वो अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे। अगला जो नियम है 11वां नंबर नियम कि नहीं, मैं, है, में इत्यादि के ऊपर लगी मात्राओं को छोड़कर शेष आवश्यक स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि नहीं, में, है, में, इन सब में क्या का प्रयोग होता है? अनुस्वार का बिंदु का प्रयोग होता है। इत्यादि के ऊपर लगी मात्राओं को छोड़ करके शेष आवश्यक स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो हंस के जगह, देखिए हंस के जगह पे हंस तथा अंगना और अंगना का अर्थ भेद स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, हंस और हंस, उसी प्रकार अंगना तो अंगना, तो इस प्रकार से अंतर स्पष्ट नहीं होगा तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला नियम है 12वां, अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं अब और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है उन्हें हिंदी रूप में ही स्वीकार किया जाए। जैसे जरूर, कागज आदि, किंतु जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप का प्रयोग अभिष्ट हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाते हैं ताकि उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे। जैसे राज, नाज, ठीक है, तो इस प्रकार नुक्तों का प्रयोग होना चाहिए। वही अगला 13 नंबर देखेंगे नियम, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि, ये जो है वो अर्ध ओ है। वही अगला 14 नंबर का जो है नियम वो हम देखेंगे जो कहता है कि संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे स्वांतः सुखाय, दुख, परंतु यदि उन शब्द के तद्भव
में विसर्ग का लोप हो चुका है तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे दुख सुख। ठीक है, यानी कि अगर तत्सम रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ विसर्ग का प्रयोग हो, लेकिन यदि तद्भव में विसर्ग का लोप हो चुका है उस शब्द से तो फिर हम विसर्ग के बिना भी उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला और अंतिम नियम देखेंगे 15वां कि हिंदी में अय और औ का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ है और आदि में है तथा दूसरे प्रकार की गवैया, कौवा आदि में। इस प्रकार से अ और औ का प्रयोग होता है। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों यानी कि अ तथा औ का प्रयोग किया जाए। गवैया के लिए ग व य और य संयुक्त, उस प्रकार कौवा में क व वा संयुक्त आदि संशोधनों की व्यवस्था ठीक नहीं है, यानी कि ए और औ का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार ये सभी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम थे जो आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा में वर्तनी से संबंधित पाठ्यक्रम में है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। और इसी क्रम की जो दूसरी कक्षा अगली क्लास में आप पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान एवं उपचार, और इसी के अंतर्गत हम बहुत महत्वपूर्ण शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को आपके लिए लेकर आने वाले हैं, वर्तनियों को लेकर आने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।